नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सुखदीप की आवाज़ में। मेरा नाम सुनील है। मैं बहुत ही गरीब था। मेरी माँ जिस बंगले में नौकरी किया करती थी, वहाँ की मालकिन बहुत अच्छी थी। मेरी माँ को महीने की सैलरी के साथ साथ पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए खाना भी दिया करती थी। और उन्हीं के घर नौकरी कर कर के मेरी माँ ने मुझे जवान कर दिया था। जब मैं कॉलेज में पढ़ने लगा था, मेरी काफ़ी माँ बीमार रहने लगी। ऐसा नहीं था कि मेरी माँ का इलाज नहीं चल रहा था। उनका इलाज मालकिन शहर के अच्छे डॉक्टर से करवा रही थी, लेकिन उनकी मौत का समय करीब आ गया था। इसलिए वह एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और मैं उनके बिना यहाँ अकेला रह गया था। मेरी माँ चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कामयाब बनूँ, अच्छी नौकरी करूँ, ताकि मेरी माँ को काम ना करना पड़े और फिर वह अपने सुकून की ज़िंदगी गुजारे। उनके लिए अच्छे दिन ना आ सके थे। वह अपने बेटे की कमाई पर ऐश ना कर सकी थी। अच्छा समय आने से पहले ही वह इस दुनिया से विदा हो गई। माँ की मौत को कई दिन गुजर गए थे। अभी मेरी पढ़ाई ही चल रही थी। मेरा इंटर कंप्लीट हो चुका था और मैं कॉलेज में एडमिशन लेने वाला था, लेकिन मेरे पास जो ऐसे थे वह ख़त्म हो चुके थे। मेरी माँ को मरे हुए 1 महीना गुजर गया था। मुझे पता था कि मालकिन भी इस दुनिया से चली गई है। ऐसे ही मुझे यह खबर मिली तो मैं उनके घर दुख जताने के लिए चला गया था। पता चला कि मालकिन की मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुई थी। उनका एक्सीडेंट हुआ था। मुझे मुझे उनकी मौत का बेहद ही अफसोस हुआ। वह एक अच्छी औरत थी। कभी कभी दिन के समय मुझे अपनी माँ से कोई भी ज़रूरी काम होता तो मैं उनकी नौकरी के समय उनसे यहाँ मिलने के लिए आ जाता था। तभी मैंने मालकिन और उनके पति को भी देखा था। मालकिन के नेचर के बारे में तो मैं अच्छी तरह से नहीं जानता था, क्योंकि मेरा उनसे कम ही सामना हुआ था। उस दिन घर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। थोड़ी देर वहाँ पर रुकने के बाद मैं दोबारा से अपने घर वापस आ गया था, लेकिन मुझे बार बार अपने एडमिशन की चिंता सता रही थी। मुझे आगे और पढ़ना था, अपनी माँ का सपना पूरा करना था। अब मैं क्या करूँ, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। एडमिशन के लिए पैसों का बंदोबस्त कैसे किया जाए। माँ की मालकिन भी मर गई थी। अगर वह जिंदा होती तो शायद वह मेरी मदद कर देती। मैंने सोचा कि मालकिन क्यों, मालिक भी तो मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने सोचा अभी तो मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। अभी मालिकिन की मौत हुए कितने दिन हैं। लेकिन जैसे ही कुछ दिन गुजरे तो मैं मालिक से मदद के लिए पहुँच गया था। मैंने सोचा कि वहाँ से थोड़े बहुत पैसों का बंदोबस्त हो ही जाएगा। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं उनके घर में काम करने वाली पुरानी नौकरानी कल्पना का बेटा हूँ, इस हिसाब से उन्हें मेरी मदद तो करनी चाहिए। दिल में एक उम्मीद के लिए मैं 20 दिन के बाद मालकिन के बंगले पर चला गया था। बाहर बहुत सारे गार्ड मौजूद थे। उन्होंने मुझे घर के अंदर जाने की परमिशन दे दी थी। अभी मैं हॉल तक ही पहुंचा था, मैंने देखा कि सामने के दरवाजे से एक लड़की तेजी से अंदर दाखिल हो रही थी। मैं अलर्ट होकर बैठ गया, लेकिन उसकी एंट्री किसी तूफान से कम नहीं थी। उसके काले लंबे बाल हवा में उड़े और वह भागती हुई सीधी मेरे पास आई। वह जोर जोर से हाँफ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा था। वो मुझसे टकराई और कहने लगी कि प्लीज़ हेल्प मी, मुझे यहाँ से निकालो। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन कंप रही थी, जो सीधे दिल पर असर कर रही थी। मैं जैसे शॉक्ड हो गया और मेरी आंखें उसके चेहरे पर जम गई थी, क्योंकि मैं इस लड़की को पहले कहीं नहीं देखा चुका था। लेकिन कहा यह है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। अचानक मेरे दिमाग में एक धमाका हुआ। जब मैं यहाँ मालकिन के घर उनके अंतिम संस्कार में आया था, तब यह लड़की मालकिन की अर्थी के पास बैठकर जोर जोर से रो रही थी। इस लड़की की आंखों में आंसू थे और भीगी हुई पलकें थी। उसके डर की गवाही दे रही थी। उसकी कत्थई रंग की आंखें किसी दर्दनाक कहानी को सुना रही थी, जिन्हें वह छुपाने में नाकाम रही थी। उसके होंठ काँप रहे थे। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी। वह घबराते हुए कहने लगी कि तुम मेरी मदद करोगे। उसकी आवाज़ में इतनी बेबसी थी कि मेरा दिल कांप गया। मैंने कहा, कौन हो तुम? मेरे मुंह से बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकली थी। मैंने कहा, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मेरी बात पर वह रोने लगी और कहने लगी, यह लोग बहुत ही जालिम हैं। यह मुझे यहाँ कैद करके रखना चाहते हैं और मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं हैरानी और डर के बीच में जकड़ गया था। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ हमारे अलावा कोई भी नहीं था। उसकी हालत और बातों ने मेरे दिल में एक अजीब सा खतरा पैदा कर दिया था। मैंने उसे कहा कि देखो, तुम सुकून से यहाँ बैठो। मैंने सोफे की तरफ इशारा करके धीरे से उससे कहा था और कहा कि मुझे बताओ क्या बात है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ में? तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा। पहले तुम मुझे पूरी बात बताओ। मैं अपने आंसू पोंछने के बजाय मेरे घुटने थाम कर बैठ रही थी, जैसे मैं उसकी आखिरी उम्मीद हूँ और कहीं उसे छोड़कर भाग नहीं जाऊँ। मैंने फिर से उससे कहा कि देखो, रोना बंद करो, मुझे बताओ कि आखिर क्या परेशानी है।
शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। उसने मेरी बात काटते हुए कहा कि देखो, तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ नौकरी के लिए आए हो ना। यह तुम्हारे साथ भी वही करेंगे जो मेरे साथ कर रहे हैं। उसकी बातों ने मेरी हालत और ख़राब कर दी थी। मैं सोचने लगा कि आखिर यहाँ मैं कहाँ फंस गया। मेरे तो आगे पीछे भी कोई नहीं था, ना ही मेरा कोई दोस्त यहाँ आसपास में मौजूद था। अगर सच में मेरे साथ यहाँ कुछ हो गया तो कोई मेरा पता करने भी नहीं आएगा। बाहर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ मेरे साथ क्या हुआ है। यह सोच आते ही मेरा दिल बुरी तरह से जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने इस लड़की की आंखों में झांका तो वो डर तो मुझे साफ दिखाई देना उसकी आंखों में महसूस किया था, अभी भी मौजूद था। उसकी आंखों में ऐसी शिद्दत थी कि वह लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन डर और बेबसी से उसकी खूबसूरती को मार दिया था। वह नाजुक सी पतली सी लड़की थी। उसने हल्के से गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए थे, शायद कभी नए और खूबसूरत लग रहे होंगे। उसका रंग बहुत ही सफ़ेद था। वह मेरे साथ, लेकिन उसकी पहचान में एक अजीब सी कशिश थी। वह फिर से मुझे झंझोट कर बोली, तुम मेरी मदद करो, कोई बोलो ना। वह आसपास भरे शब्दों में कह रही थी। मैंने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अचानक मेरे मुंह से यह शब्द सुनकर, हालांकि हम पहली बार मिले थे, लेकिन इस लड़की का मुझ पर भरोसा मुझे हैरान किए जा रहा था। वह मुझसे जो भी कहती थी मैं फ़ौरन कर देता। सच तो यह है कि इस समय मुझे अपनी भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा लगता था कि जैसे मैं उसके कहने में आ गया हूँ। अगर वह सच में मुश्किल में थी तो मेरी औकात ही क्या थी, मैं भला उसकी मदद कैसे कर सकता था। एक मामूली सा लड़का जिसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मैं तो खुद यहाँ के मालिक से भिखारी की तरह मदद मांगने के लिए आया था। पता नहीं क्यों उससे मैं यह सब नहीं कह पाया। वह मुझसे कहने लगी कि ये लोग बहुत जालिम हैं, तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। तुम जो कहोगे मैं करूँगी, बस मुझे आज़ाद करवा दो। वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। उसके होंठों में इतनी रिक्वेस्ट थी कि मैं अपनी जगह हिल कर रहा गया। मैंने इर्द गिर्द देखा तो कोई भी नहीं था कि जिससे मैं इस लड़की के बारे में पूछता, और वह जिस अंदाज में मेरे सामने खड़ी हुई थी वह मेरे लिए बहुत ही परेशानी की बात थी। मैं डर के मारे उसके हाथ पैर ही नहीं रख सकता था, न ही उसे तसल्ली देने के लिए पैसे कोई हौसले भर शब्द में थे। तो अपनी परेशानी में घर से निकलकर यहाँ पहुँचा था। मुझे क्या पता था कि एक नई परेशानी मेरे सामने मौजूद होगी। मैंने उसे कहा कि देखो, मैंने तुमसे वादा कर दिया है, तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ, लंबी सांस लो और मुझे बताओ कि आखिर क्या बात है। जब तक मुझे तुम्हारी परेशानी का सही हल पता नहीं चलेगा तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। यह सच है कि मैं यहाँ अपनी पढ़ाई के लिए बंदोबस्त करने के लिए आया हूँ, लेकिन मैंने अपना ज़मीर अभी भी किसी के पास नहीं गिरवी रखा। अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत है तो जहाँ तक हो सका मैं तुम्हें यहाँ निकालने की कोशिश करूँगा। उसने मुझसे कहा कि तुम यहाँ किसी की मदद मत लो, यहाँ से बाहर जाकर तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं तो उसकी बात सुनकर परेशान हो गया। मेरा परेशान होना बनता था क्योंकि मैं बेरोजगार था। छोटे से घर में होना बनता था क्योंकि मैं बेजुगार था, छोटे से घर में से आ जाता था तो अपने साथ तो नहीं रख सकता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे यहाँ से ले जाना नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि गेट के अंदर मैंने काफ़ी हट्टे कट्टे गार्ड खुद अपनी आंखों से देखे थे। उनकी मौजूदगी में तो चिड़िया भी घर नहीं मार सकती थी। हाँ, लेकिन उसकी मदद की वजह से मैं अपनी जान से जरूर जा सकता था। लेकिन इस लड़की को ऐसी हालत में छोड़ने का मेरा मन नहीं कर रहा था। मेरा दिल यह भी नहीं मान रहा था और मैं इसकी मदद भी नहीं कर सकता था। यह सारे सिचुएशन मेरे लिए किसी दिमागी दबाव से कम नहीं थी, मगर वह किसी मासूम बच्चे की तरह डरती हुई नज़रों से मुझे देखने लगी। मगर मैंने अपनी नज़र झुका ली। मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि मालिक कहाँ हैं? क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? उसने जल्दबाजी में और घबराकर कहा, तुम्हें उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह अच्छे इंसान नहीं हैं। वह इस सब की असल वजह है। मेरे सामने जब उनकी हकीकत आई मुझे वह मेरे दुश्मन नज़र आने लगे हैं। मैंने कहा, क्या उन्होंने उन्हें कैद करके रखा है? यहाँ मेरी माँ ने काफ़ी समय तक काम किया है, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं रही और उनके मरने के कुछ समय के बाद ही मालकिन की भी मौत हो गई। क्या तुम्हें उन्हें जानती हो? वो कहने लगी कि मैं तुम्हारी माँ को तो नहीं जानती, लेकिन इस घर की मालकिन मेरी माँ थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। देखो, तुम फालतू बातें करके अपना और मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। तुम मुझे यहाँ से निकाल दो। वह मेरी बात का जवाब देने के बजाय घबराते हुए कहने लगी कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं तुम्हें परेशान हूँ। मैं भी उसकी बात सुनकर परेशान हो गया था और इधर उधर देखने लगा। उसकी आंखों में एक उम्मीद के साथ साथ डर भी भरने लगा था। मैंने कहा, अच्छा तुम रोना बंद करो, खुद को संभालो।
मैंने कहा अच्छा यह बताओ कि तुम्हारे घर का कोई फैमिली मेम्बर तो यहाँ होगा ना। वह कहने लगी कि मैंने कहा ना कि इस घर की मालकिन मेरी माँ है और वह अब इस दुनिया में नहीं है। अगर मेरा कोई होता तो यूँ मैं इस तरह तुम्हारे आगे रो रो कर रिक्वेस्ट न कर रही होती और ना ही मेरे साथ आज ऐसा जुल्म हो रहा होता। मैंने कहा क्या यह सच है, मैं तुम्हें मालकिन की बेटी हो? तो वह कहने लगी कि हाँ। मैंने कहा तो फिर मालकिन के पति तो मालिक हैं। तुम यह किस तरह की बातें कर रही हो कि तुम्हारा मालकिन के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है? मैं परेशान होकर बार बार पूछ रहा था। वह मुझे कहीं से भी इस घर की मालकिन की बेटी नहीं लग रही थी। वह तो इन मामूली से कपड़ों में किसी नौकरानी की बेटी लग रही थी। हाँ, मगर उसकी शक्ल किसी मलिका जैसी थी। अगर वह इस घर की बेटी होती तो इस तरह से मेरे आगे रो रो कर रिक्वेस्ट ना कर रही होती और ना ही उसकी कंडीशन ऐसी हो रही होती। उसके बोलने के अंदाज से भी मैं समझ गया था कि ज़रूर कोई ना कोई बड़ी बात है।